रीमर टीमर रिएक्शन फिनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत बार आ चुका है। अल्डोल कंडेंसेशन वही अल्डिहाइड या कीटोन्स दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी अनपेयर्ड है क्या? मेरे को तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं दिख रहा, ये क्या है? फुल्ली पेयर्ड। पर अपने से पूछा क्या है, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है थर्मोकेमिस्ट्री का, और ये खूब पूछा जाता है थर्मोकेमिस्ट्री में क्योंकि स्पेशली कंफ्यूजन बहुत होता है इस सवाल के अंदर में। अल्फा के बारे में कोई चर्चा नहीं है और डिसोसिएटिंग के केस में फॉर्मूला क्या होता है? I = 1 + n - 1 इंटू अल्फा, और अल्फा के बारे में अगर कुछ चर्चा नहीं है तो अल्फा क्या है मेरा? गुड इवनिंग बच्चों, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। बिल्कुल हाईली एक्साइटेड और हाईली एनर्जेटिक मोड में आप लोग अच्छे तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे मार्क्स भी पा रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आज आपके लिए लेके आए हैं 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री। 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और वही नीट के लिए भी अप्लाई होता है। तो बस वही क्वेश्चन जो ज्यादा बार रिपीट हुए हैं वो आपके सामने एक बार फिर से लेके आ रहे हैं ताकि वो वापस से रिकॉल हो जाए, और क्योंकि ये रिपीट हुए हैं तो इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका कभी भी मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, अब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सिलेबस के लिए, अपने कोर्स के लिए। क्या होता था आयोडोफॉर्म टेस्ट? आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम कुछ ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बेसिकली किन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं? जहां प्रेजेंट हो मीथाइल कीटोन। अगर आपके पास मीथाइल कीटोन प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। और दूसरा कौन सा हो सकता है? अल्कोहल भी अगर इसके जगह पे हो इसी फॉर्मेट में तो ये भी पॉजिटिव दे सकता है। तो ये दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देते हैं, इसको छोड़ के दूसरा कोई भी ग्रुप पॉजिटिव आयोडोफॉर्म नहीं देता है। तो यहां अपने पास जो ऑप्शंस है, इथेनॉल को अगर हम थोड़े गौर से देखें तो इथेनॉल को हम कैसे लिख सकते हैं? इथेनॉल को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये बिल्कुल इस पे सेट हो रहा है, तो इथेनॉल तो ये टेस्ट देगा। मीथेनॉल को अगर हम चेक करें तो मीथेनॉल को चाह के भी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे ये CH3 मिसिंग है तो ये नहीं देगा। फेनॉल भी ये टेस्ट नहीं देता, एसिड भी ये टेस्ट नहीं देता। तो अपना आंसर क्या आया? अपना आंसर आया इथेनॉल। आई थिंक इट्स क्लियर और ये अच्छे से आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। बहुत ही फेमस रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है ये। कौन सा? रीमर टीमन रिएक्शन। बिल्कुल आपको याद होगा रीमर टीमन रिएक्शन, फेनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार आ चुका है। तो अब इस रिएक्शन में क्या होता था? इस रिएक्शन में फेनॉल का रिएक्शन हम लोग कराते थे किसके साथ? जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है, हम लोग रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म और इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। इससे मिलता क्या है हमारा? इससे मिलता है हमारे पास सैलिसल्डिहाइड। इससे मिलता है मुझे क्या? सैलिसल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो अपना जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? सैलिसल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे से। कभी कभी इसका इंटरमीडिएट भी पूछ लिया जाता है, तो इंटरमीडिएट क्या होता है? CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। ये हमारा इंटरमीडिएट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, मैकेनिज्म की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। The next is, which reagent can be used to distinguish between acetaldehyde and acetone? तो एक अल्डिहाइड है और एक कीटोन है। अल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देखें तो टोलेंस सबसे फेमस रिएजेंट जिससे कि हम अल्डिहाइड कीटोन को अलग कर सकते हैं, तो टोलेंस तो बिल्कुल होगा। लेकिन फिर भी बाकी देख लेते हैं क्योंकि लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इसका ध्यान रखना है, कभी भी लास्ट ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है तो एक ऑप्शन देख के आगे नहीं बढ़ना है, सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखना है। आयोडोफॉर्म रिएजेंट, आयोडोफॉर्म की अगर हम बात करें तो आयोडोफॉर्म एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, इन दोनों में ही बात करें तो एसीटोन ये रिएक्शन दे देगा और एसिटल्डिहाइड भी ये रिएक्शन दे देगा, क्योंकि दोनों को अगर आप गौर से देखो तो एक आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और दूसरा आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप गौर से देखो दोनों के पास ही प्रेजेंट है मिथाइल कीटोन, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये हमारा किसी काम का नहीं है। लुकास रिएजेंट तो अल्कोहल में काम आता है, अल्डिहाइड कीटोन में कोई काम नहीं आता है, तो अपना आंसर यही होगा और दूसरा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? ये अपना आ गया GOC, और उसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है किसका? फिनॉल्स का। एक है हमारा फिनॉल, एक है ऑर्थोफिनॉल, मेटाफिनॉल एंड
पैराफिनॉल। अब वैसे तो नॉर्मल इफेक्ट्स लगाने पे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आना चाहिए था, क्या हम लोग जानते हैं, ऑर्थो, लेकिन यहाँ आता है क्या, यहाँ आता है पैरा। आई थिंक आपको रीज़न पता होगा, एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में दिया है, आपने भी पढ़ा होगा। पैरा फॉर्म क्यों आता है? पैरा फॉर्म इसलिए आता है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे क्या होने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगता है। आपका सर्जन रीजन में भी हो सकता है ये बात, इसलिए रीजन के साथ मालूम होना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा का ज़्यादा है कंपेयर टू ऑर्थो, और क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मेटा में क्या होगा? मेटा में मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या है हमारा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। आई थिंक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। The major product formed when tert butyl bromide react with aqueous KOH। चलो ये रिएक्शन लिख के ही देखते हैं। tert butyl bromide है, मतलब क्या? जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है वो कार्बन टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। और इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? एक्वस KOH। अगर एक्वस KOH है, आप यहां जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? ये है 3 डिग्री, ये कार्बन क्या है? 3 डिग्री। और यहाँ पे हमारा मीडियम क्या है? मीडियम है हमारा पोलर प्रोटेक। दोनों ही चीज़ें मिला दो तो ये समझ में आता है कि क्या होने वाला है? SN1 होने वाला है। और अगर SN1 होने वाला है तो बेसिकली क्या होगा? यहाँ से ये ब्रोमीन निकलेगा, कार्बोकटायन बनेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन ये 3 डिग्री ही होगा, और यहाँ से हमारा न्यूक्लियोफाइल OH- इस पे आके अटैक कर देगा। तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा? बेसिकली यहाँ मुझे दिखाई देगा सिंपल सा SN1 रिएक्शन, जहाँ पे Br निकल के उसके जगह पे क्या आ गया? OH आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। वो जो दिख रहा है इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हमारा पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। बातें क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। विच विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब वैसे तो अल्डोल कंडेंसेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने काफी सारे रिएक्शन प्रैक्टिस किए होंगे, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन वही अल्डिहाइड या कीटोन्स दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर आप बेंजल्डिहाइड को गौर से देखो तो बेंजल्डिहाइड कुछ ऐसा होता है, फॉर्मल्डिहाइड कुछ ऐसा होता है, एसिटल्डिहाइड कुछ ऐसा होता है, और ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, इसका क्या मतलब है? ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड का मतलब है ये जो कार्बन है इस पे 3 मिथाइल लगा है और इसके बाजू में CHO लगा है कि नहीं? अब इन चारों में अगर आप गौर से देखो तो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ यहीं प्रेजेंट है। 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, इसके बाजू के कार्बन पे भी नहीं है, और इस कार्बन पे भी नहीं है। हर बार आप लोग अच्छे से जानते हो अल्डिहाइडिक ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे हाइड्रोजन लगे को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। तो आंसर अपना क्या मिला? एसिटल्डिहाइड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन वहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करें तो फिर से GOC या अमाइंस की बात हो रही है, और इस बार बेसिक नेचर की बात हो रही है, वो भी एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में, बेसिक मीडियम में बात हो रही है। अब देखो, नॉर्मल अगर होता, अगर हम गैस फेज में बात कर रहे होते तो हम लोग जानते हैं 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जब हम लोग एक्वस फेज में बात करते हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, आपके पास मिथाइल हो या फिर इथाइल हो, नाइट्रोजन से कुछ भी लगा हो, इतना तो आपको याद रखना है कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा होता है। मोस्ट बेसिक कौन होता है? 2 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे 2 डिग्री कौन सा है? आप जानते हो अमोनिया किसे कहते हैं? अमोनिया कहते हैं NH3 को, मिथाइलमाइन कहते हैं CH3NH2 को, डाई मिथाइलमाइन 2 मिथाइल आ गया नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, और लास्टली क्या है? ट्राई मिथाइलमाइन। ट्राई मिथाइलमाइन में क्या होगा? 3 मिथाइल जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से। तो अब कहानी बिल्कुल ही क्लियर है, ये अपना 3 डिग्री है, ये अपना 2 डिग्री है, और ये अपना 1 डिग्री है। अभी हमने देखा एक्वस फेज में सबसे पहले कौन आता है? 2 डिग्री आता है। तो आंसर क्या होगा? डाई मिथाइल अमाइन। आई थिंक आपकी कहानी यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा इनऑर्गेनिक का, और वो आदित्य सर लेंगे। थैंक यू सो मच अमन सर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम लोग इनऑर्गेनिक और फिजिकल के सवाल का। तो सबसे पहला जो सवाल है इसमें हम लोग देखते हैं, सवाल क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज। अगर हम लार्जेस्ट साइज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो स्पीसीज दे रखा है वो किस टाइप का है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे स्पीसीज की बात करें
तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि Na+, Mg2+, F-, O2-। अगर हम देखें तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। जैसे अगर Na+ की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 11। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो कितना बचा, 10। यहां पर भी देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा कितना है, Mg होता है 12, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना हो जाएगा, 10। और F-, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कितना हो गया, 10। और इसका भी कितना है, अगर मैं O2- की बात करूं तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो मेरा एटॉमिक नंबर होता है 8, और इसमें हम कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, 2, तो ये भी कितना हो गया, 10। तो यहां से अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। और अपने को पता है कि अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की बात करें तो फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में अगर हम साइज कंपेयर करने को जाएं तो साइज कैसे कंपेयर करेंगे, स्ट्रेट अवे जो साइज होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/P। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, सेम। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा सेम है तो इसका मतलब यह है कि मेरा E क्या है, सेम, विच इज कांस्टेंट, विच इज सेम। तो यहां से हम डायरेक्टली बोलेंगे कि मेरा जो साइज होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अपने को पता है कि प्रोटॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि साइज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो मुझसे पूछा क्या यहां पे, लार्जेस्ट साइज। क्या पूछा मुझसे, लार्जेस्ट साइज। अगर लार्जेस्ट साइज पूछा है तो एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सबसे कम। लार्जेस्ट साइज के लिए जेड क्या होना चाहिए, सबसे कम। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सबसे कम। और इन चारों ऑप्शन में अगर हम चेक करें, इसका 11, इसका 12, इसका 9, इसका 8, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, 8। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का जो सवाल है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का जो साइज का जो कंपैरिजन का सवाल है, बहुत आता है, ऑलमोस्ट हर 3 साल 4 साल में रिपीट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली ध्यान रखना है कि अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक हमारा स्पीसीज है तो स्ट्रेट अवे वो एटॉमिक नंबर के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट जो मेरा सवाल है, नेक्स्ट सवाल ये है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पूछा आपने को, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो पहला ही है, तो इसमें ज्यादा दिमाग अपने को लगाना नहीं है। आई फर्स्ट पूछा है तो आई फर्स्ट अगर मुझसे पूछा है तो इसका मतलब नॉर्मली ये क्या है, आई ही है। फॉर द एलिमेंट, कौन कौन से 3 एलिमेंट हैं, एक है हमारा नाइट्रोजन, एक है हमारा ऑक्सीजन, एक है हमारा फ्लोरीन। देखो गौर से, अगर हम प्लेस करें तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। जनरली क्या होता है, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड मेरा साइज क्या करता है, डिक्रीज। जनरली मेरा अक्रॉस द पीरियड साइज क्या करता है, डिक्रीज। लेकिन साइज करता है डिक्रीज और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगा, इंक्रीज। और ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्या होता है, जनरली, हमेशा नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ इरेगुलरिटीज आते हैं। जब हम कंपेयर करने चाह रहे हैं यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना चाह रहे हैं तो होना क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो आई का जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी कि भाई नाइट्रोजन कम होना चाहिए किससे, ऑक्सीजन से, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा फ्लोरीन। ये एक्सपेक्टेड है बट ये क्या है, रॉन्ग। दिस इज एक्सपेक्टेड बट रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं, ये रॉन्ग क्यों है, ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब भी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं तो अपने को एक चीज देखना पड़ता है, विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और अगर हम चेक करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो यहां से अपने को दिखेगा कि नाइट्रोजन के लास्ट में क्या होता है, P3। क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो इसके अंदर में क्या है, P3, इसके अंदर में क्या है, P4, और इसके लास्ट में क्या आएगा, P5। और एक कॉन्सेप्ट होता है जो तुम सबको पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि P के हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आता है अपने जस्ट बाजू वाला से क्या आता है, ज्यादा। तो एक्चुअली में ये जो चीज है ये एक्सपेक्टेड बट क्या है, रॉन्ग। सो राइट क्या होगा, ध्यान रखना, राइट क्या होगा, राइट ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो राइट ऑर्डर जो मेरा आएगा, देखो इसमें होता क्या है, फ्लोरीन तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर इसकी बात करेंगे ये जो P3 है, दिस इज हाफ फील्ड, ये P3 क्या है, दिस इज हाफ फील्ड। अगर ये हाफ फील्ड है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये अपने जस्ट बाद वाला से, किससे, ऑक्सीजन से।
ऑक्सीजन से क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो क्या आएगी, ज्यादा। तो इसलिए नाइट्रोजन का जो एनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो ऑक्सीजन से क्या रहेगा, ज्यादा। तो राइट ऑर्डर क्या आएगा, फ्लोरीन का तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ध्यान क्या रखना है कि एनाइजेशन एंथैल्पी के केस में हाफ फील्ड वाला अपने जस्ट बाद वाले से ही ज्यादा होगा, फ्लोरीन से ज्यादा नहीं होगा। तो नाइट्रोजन किससे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से नहीं आएगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, सबसे हाईएस्ट किसका रहेगा, फ्लोरीन का ही रहेगा। लेकिन फर्क किसमें पड़ेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। और ऑर्डर क्या आएगा कि नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो राइट ऑर्डर क्या रहेगा, दिस विल बी द राइट ऑर्डर। और ये ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। अगर मैं चेक करने को जाऊं तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। ध्यान रखना, हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके जस्ट बाजू वाले से उसका जो एनाइजेशन एंथैल्पी क्या आता है, ज्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहां पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, और इसमें अगर हम देखें तो हमें एमओटी लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, एमओटी। और एमओटी का दो कंडीशंस होता है, आप लोगों को भी पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 14 या फिर 14 से क्या हो, ज्यादा। तो हम पहला केस देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम पहला केस चेक करें तो स्ट्रेट अवे मेरे को फर्स्ट केस में क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन O2, यहां पे पेरेंट मॉलिक्यूल क्या है इसका, O2, और O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। तो इस केस में अगर हम बात करें, जब मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पेरेंट मॉलिक्यूल ग्रेटर देन कितना हो, 14, कितना हो, 14। इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में मेरा जो एमओ डायग्राम बनता है, स्टार्टिंग में 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या आता है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s आता है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई 2py, पाई 2pz, पाई स्टार, और लास्ट में क्या आता है ऊपर, सिग्मा स्टार। क्या आता है, सिग्मा स्टार। तो एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं, ये क्या है, दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा स्टार 2s, दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज पाई 2px, दिस इज पाई 2py, दिस इज पाई स्टार, दिस इज पाई स्टार 2px, दिस इज पाई स्टार 2py, दिस इज सिग्मा स्टार। इस तरह से हमारा एमओ बनता है। अब यहां पे देखें इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग में अपने को सब कुछ का ध्यान रखना है, पॉली वगैरह सबका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ही मैं चेक कर लेता हूं O2। क्या चेक कर लेता हूं, O2। अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है मेरे पास, 16। कितना होता है, 16। और O2 2 माइनस है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 16। माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन हमको और ऐड करा गया है, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग मुझे करना है, तो मैं पहला ही करता हूं। और आप लोग देखें, फर्स्ट यहां जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11। फिर इसके बाद पैरेलल स्पिन वाला यहां पे फिल होगा, क्योंकि एनर्जी क्या है, सेम। तो ये होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये किसका आया, O2 का। लेकिन मुझे क्या भरना है, O2 2 माइनस। अगर मुझे O2 2 माइनस करना है तो 16 के बाद 17 कहां जाएगा, यहां पे। 18 भी कहां जाएगा, यहां पे। ठीक है, 18 भी कहां जाएगा, यहां पे। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी अनपेयर्ड है क्या, मेरे को तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं दिख रहा। ये क्या है, फुल्ली पेयर्ड। पर अपने से पूछा क्या है, अनपेयर्ड। क्या पूछा है, अनपेयर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि O2 2 माइनस क्या, यह आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, फुल्ली पेयर्ड। अब मैं दूसरा ऑक्सीजन वाला ही, नीचे मेरे पास O2 2 माइनस है, नीचे क्या है मेरे पास, डी ऑप्शन O2 2 माइनस। तो अभी ही चेक कर लेते हैं। अगर मैं O2 2 माइनस की बात करूं, सॉरी O2 माइनस है, O2 माइनस की बात करूं तो O2 में कितना होता है, 16। एक और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा, 17। और यहां से अगर मैं देखूं तो एक ये वाला हटेगा, एक ये वाला हटेगा मेरा। अगर ये रहा मेरा ऑक्सीजन, ये रहा मेरा O2 का। किसका रहा ये, O2 का। O2 में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक। तो जैसे मैंने एक ऐड किया तो ये वाला क्या बच गया मेरा, अनपेयर्ड। ये वाला मेरा क्या बच गया, अनपेयर्ड। और ये जो मेरा जो अनपेयर्ड रहा, तो इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो मेरा क्या है, उसमें मेरा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड। तो बाकी बी और सी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ऑब्वियसली वो नहीं आएगा। तो अनपेयर्ड वाला कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी।
तो कैसे चेक करना है, इसमें देखना है सबसे पहले अपने को एमओ डायग्राम बना के, और इसमें ऐसा वाला एमओ डायग्राम हम तब बनाएंगे जब मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 14 से ज्यादा, किसका, पेरेंट मॉलिक्यूल का। पहला हम O2 चेक किए, उसका अपना आंसर आ गया, तो बाकी दूसरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, द शेप ऑफ X2F4। अगर मैं X2F4 की बात करूं तो यह है मेरा जेनॉन F4, और जेनॉन में अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्योंकि ये ग्रुप 18 का है, नोबल गैस का है, तो इसमें कितना होता है 8 वैलेंस शेल। कितना आता है 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने को देखूं 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आता है। और फ्लोरीन कितना लेगा, एक शेयरिंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो 4 फ्लोरीन कितना शेयर कर लेगा, 4। कितना कर लेगा, 4। तो बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रहेगा, 2 लॉन पेयर के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि एक लॉन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 फ्लोरीन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 लॉन पेयर के फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब इट्स ए केस ऑफ 4+2, इट्स ए केस ऑफ 4+2। बाकी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, अगर मेरे को केस पता लग गया 4+2 का केस है तो आंसर क्या आएगा, 4+2 का केस क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। बाकी मैं आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि जेनॉन की अगर हम बात करें तो ये रहा जेनॉन, 4 फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन और ये चौथा फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो जेनॉन के 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। बचा हुआ 4 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 2 लॉन पेयर के फॉर्म में रहेगा, तो एक लॉन पेयर कहां बनेगा, ऊपर, और एक लॉन पेयर कहां बनेगा, नीचे। और ये शेप कैसा हो गया, ये शेप हो गया मेरा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, वैसे भी 4+2 इज ए केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान सवाल है, ज्योमेट्री के ऊपर खूब सारे सवाल आते हैं, तो बाकायदा अच्छे से ध्यान रखना, ज्योमेट्री के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और केसेस ध्यान रखना कि कौन कौन केसेस के कैसे कैसे हैं, जैसे 2+3 क्या है, 3+0 क्या है, 4+1 क्या है। अगर ऐसे केसेस का ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ना एक सवाल हर दूसरे तीसरे ईयर नीट में रिपीट होता है, तो बहुत फेमस सवाल है, बहुत आसान सवाल है। VSEPR थ्योरी बाकायदा पढ़ के अच्छे से जाना। आई होप तुम लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, बट स्टिल ऐसे सवाल दोबारा से जरूर देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड किस पे करेगा, लिगेंड्स पे। किस पे डिपेंड करेगा, लिगेंड्स पे। ये वाला जो है कोबाल्ट, यहां पे मेरा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। क्या है मेरा, सेंट्रल मेटल एटम। इसके बगल में EN, ये मेरा क्या है, लिगेंड। ये मेरा क्या है, लिगेंड। और आप लोग को पता होना चाहिए, अगर मैं EN की बात करूं तो EN क्या होता है मेरा, इथाइलिन डायमीन। क्या होता है मेरा, इथाइलिन डायमीन। और ये होता है CH2 NH2 और NH2। और ये होता है बाइडेंटेड। कैसे होता है बाइडेंटेड, अगर मैं चेक करूं तो बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि ये बाइडेंटेड है। यहां पे नाइट्रोजन पे कितने हैं, एक लॉन पेयर, तो ये एक डोनेट करेगा यहां से, एक डोनर साइड, और दूसरा डोनर साइड यहां से है। इसका मतलब ये जो EN है ये क्या है, बाइडेंटेड। ये क्या है, बाइडेंटेड। मतलब इसके पास 2 डोनर साइट है, 2 डोनर एटम है। और अगर ये बाइडेंटेड है तो यहां से अगर मुझे निकालना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो एक EN, जो एक सिंगल EN है, ये कितना डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है, 2 डोनर साइड है। इसका मतलब एक EN के कारण कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा, 2। कितना बनेगा, 2। और EN है कितना, 3। कितना है, 3। इसका मतलब 2 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। अगर यहां पे मोनोडेंटेड होता तो क्या लेते, 1, क्योंकि मोनोडेंटेड का एक ही डोनर साइड होता है, और जितना होता उतने से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता है मेरा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है। जैसे मान के चलो अगर ये हेक्साडेंटेड होता है, EDTA होता, तो यहां पे क्या लेते हैं, 6, और ये अगर एक होता तो 6 × 1। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि बहुत आसान सवाल है और काफी रिपीट भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 6। क्या आंसर जाएगा, 6। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और नेक्स्ट सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी। डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी दे दिया है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। Cr2+ का अपने को दे रखा है D4। क्या दे रखा है अपने को, D4। और Mn2+ की बात करें तो Mn2+ का क्या दे रखा है, D5। आयरन 2+ की बात करें तो क्या दे रखा है, D6। और कोबाल्ट 2+ की बात करें तो क्या दे रखा है, D7। ये अपने को ऑलरेडी गिवन है, तो अपने को दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मिनिमम, क्या पूछा है, मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और अपने को पता है अगर अपन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है सिंपल चीज है। अगर हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो किसी भी स्पीसीज के अंदर पैरामैग्नेटिज्म जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके अंदर जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके अंदर जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो उतना ही क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, उतना ही पैरामैग्नेटिक। तो एक एक करके चेक करते हैं कि किसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा देता हूं ताकि और भी चर्चा कर सकें। सिंपली अगर हम बात करें यहां पे, तो बहुत आसानी से बात करा जा सकता है कि मैं एक एक करके बना देता हूं यहीं पे, और यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर कि जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, एक भी एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो स्पीशीज क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला अगर हम यहां पे कॉम्प्लेक्स चेक करें तो सब में क्या है, H2O, और एक्सेप्शन वाला कोई केस नहीं है। H2O के केस में कोबाल्ट 3+ अगर होता तो यहां पे कोबाल्ट 2+, अगर 3+ होता तो कैसे एक्ट करता है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बट यहां 2+ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे ही क्या है मेरा, वीक फील्ड लिगेंड। सारे मेरा क्या है, कोबाल्ट 2+ में H2O क्या होगा, वीक फील्ड, 3 में क्या होगा, कोबाल्ट 3+ में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बाकी सब में ही वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्ट्रेट अवे आराम से बना लेते हैं। एक में भी पेयरिंग नहीं होगी। अगर एक में भी पेयरिंग नहीं होगी तो अगर हम बात करें यहां पे ऑलरेडी दे ही रखा है, क्रोमियम 2+ में क्या दे रखा है, D4। क्या दे रखा है, D4। इसमें क्या दे रखा है, D5। इसमें क्या दे रखा है, D6। और इसमें क्या दे रखा है, D7। तो एक एक करके हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन पुट करके चेक करते हैं किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या फिर किसमें कम है। देखिए यहां पे D है तो D में कितने आएगा, 5 ऑर्बिटल। सारे D में कितने आएंगे, 5 ऑर्बिटल। तो अपन एक एक करके पांचों बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। 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 अब देखिए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। पहली बात, कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। कितना है, 4। तो 1, 2, 3, 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या है, अनपेयर्ड। कितना हो जाएगा, 4। पेयरिंग की कोई बात ही नहीं की, सारे के सारे क्या है, वीक फील्ड। सारे के सारे क्या है, वीक फील्ड। इस केस में H2O इन ऑल केस क्या है, वीक फील्ड। H2O इन ऑल केस क्या है मेरा, वीक फील्ड लिगेंड है। तो पेयरिंग का कोई पंगा ही नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना अपने को। अगर पेयरिंग का पंगा होता तो अपन किससे बनाते, अपन फिर VPT से चेक करते, CFT से चेक करते। अब सुना गौर से, D5 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि पांचों क्या है, अनपेयर्ड है। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस केस में चेक करोगे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने हैं, 4। तो N कितना आ जाएगा, 4। अब बात कर लेते हैं इस केस में D7। तो 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। 5 बढ़ने के बाद छठा क्या होगा, अपोजिट स्पिन का। सातवां भी क्या होगा, इसके अपोजिट स्पिन का। और यहां पे चेक करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। कितना है, 3। पूछा क्या है, पूछा है अपने को मिनिमम। क्या पूछा है, मिनिमम पैरामैग्नेटिक। मिनिमम पैरामैग्नेटिक पूछा है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। पैरामैग्नेटिज्म अगर मिनिमम पूछा है, अगर ये मिनिमम पूछा है तो सिंपल सा क्या मतलब है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज N, जिसको हम लोग N से डिनोट करते हैं, ये भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो किसमें सबसे मिनिमम है, अगर हम चेक करें यहां से, अगर हम यहां से चेक करें तो सबसे, ये 4 हो गया, ये 5, ये 4 और ये 3। तो आंसर क्या जाएगा, लिस्ट वाला विच इज 3। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी खूब सारे सवाल आते हैं, इसमें अलग अलग पॉसिबल वेरिएशन ऑफ सवाल आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म पूछा है, हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर पूछ दे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है, √N × N+2। तो जितना N बढ़ेगा उतना क्या ही पड़ेगा मेरा, मैग्नेटिक मोमेंट। और वही क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म। तो हो सकता है कि पैरामैग्नेटिज्म की जगह आपसे क्या पूछ दे, मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर। क्या पूछ दे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर, मैक्सिमम अनपेयर्ड, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक, मिनिमम पैरामैग्नेटिक। तो कुछ भी पूछेगा, चाहे पैरामैग्नेटिज्म पूछे चाहे मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, दोनों चीज किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सिंपल सवाल है काइनेटिक्स का,
और खूब पूछा जाता है, इसको बेसिक से करते हैं। अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो मैं स्ट्रेट अवे ये लिखता हूं कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मुझे रेट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या है, जीरो, और एनीथिंग की पावर जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होता है, वन, तो ए की पावर जीरो क्या आ जाएगा, वन, क्या आ जाएगा, वन। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और ये किसके लिए आएगा, ये आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। और यहां से अगर अपने को यूनिट पूछा है तो स्ट्रेट अवे यहां से हम क्या बोलेंगे, सो यूनिट ऑफ के, इसकी यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ के, स्ट्रेट अवे यूनिट ऑफ के जो होगा वो यूनिट ऑफ रेट के बराबर ही होगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट। और अगर अपन यूनिट ऑफ रेट की बात करें कि भाई रेट का क्या यूनिट होगा, तो अपने को पता है रेट का दो ही यूनिट आता है, एक कंसंट्रेशन के टर्म में या फिर एक प्रेशर के टर्म में। और रेट होता क्या है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, और चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है मेरा, मोलरिटी, क्या होता है मेरा, मोलरिटी, और dt का मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम अपन कुछ भी ले सकते हैं, इट कैन बी सेकंड, मिनट, आवर, एनीथिंग, बट ऑप्शन चेक करते हैं, यहां पे टाइम किसमें दे रखा है, सेकंड में, किसमें दे रखा है, सेकंड में। और यहां पे प्रेशर के टर्म में नहीं है, किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में है। तो कंसंट्रेशन, मोलरिटी क्या होता है एक्चुअली में, मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, और टाइम अपन क्या ले लेते हैं, सेकंड, क्या ले लेते हैं अपन, सेकंड। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर आ जाएगा मोल, लीटर अगर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स, सेकंड ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वन, कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, नहीं सॉरी सेकंड वन, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड, आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड। सेकंड इनवर्स जो होता है ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है, आप लोग को सब पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है थर्मोकेमिस्ट्री का, और ये खूब पूछा जाता है थर्मोकेमिस्ट्री में, क्योंकि स्पेशली कंफ्यूजन बहुत होता है इस सवाल के अंदर में। सबसे पहली बात, अगर हम सवाल करने को जाएं तो एक्चुअली में थर्मोकेमिस्ट्री का सवाल बहुत लंबा होता है, तो हम लोग इसके डाटा लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज गिवन है। पहला पार्ट क्या गिवन है, इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस, तो इसका मतलब डेल्टा एच एफ किसका फॉर्मेशन दे रखा है, C2H4, किसका दे रखा है, C2H4 का, विच इज गिवन 52, कितना दे रखा है, 52 किलोजूल पर मोल। इसके अलावा डेल्टा एच एफ ऑफ CO2, डेल्टा एच एफ ऑफ CO2 अपने पास गिवन है, विच इज -394। इसके अलावा डेल्टा एच एफ ऑफ H2O लिक्विड विच इज गिवन -286 किलोजूल पर मोल। पूछा है फाइंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4। जिस भी चीज के बारे में पूछा तो सबसे पहले उसका रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या पूछा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन जब भी लिखा हो तो कंबशन का मतलब हम लोग रिएक्शन किससे करवाएंगे, O2 से। किससे रिएक्शन करवाएंगे, O2 से। तो करवाते हैं O2 से रिएक्शन और देखते हैं क्या बनता है। अगर हम C2H4 की बात करें तो C2H4 मेरा क्या है, गैस, और इसका कंबशन करवाना है, मतलब इसको अपने को किससे रिएक्ट करवाना पड़ेगा, O2 से। हम रिएक्शन करवा रहे हैं O2 से, जैसे ही O2 गैस से इसको हम रिएक्ट करवाए तो इट विल फॉर्म CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। और अगर हम देखें यहां पे CO2 गैस प्लस H2O, अच्छा H2O कौन सा बनेगा, इट विल डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर की, भाई मेरा टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या बनेगा, लिक्विड, क्या बनेगा, लिक्विड। अब देखते हैं यहां पे कि दे क्या रखा है। सवाल के अंदर में हीट ऑफ फॉर्मेशंस गिवन है, क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, और पूछा अपने को क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या पूछा अपने को, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर मुझसे इस पूरे रिएक्शन का पूछा है, सॉरी इसका पूछा है कंबशन ऑफ दिस, इसका पूछा है, और इसका जो डेल्टा एच एफ नॉट आएगा, इसका जो डेल्टा एच एफ नॉट आएगा वो कितना आता है, जीरो। कितना आता है, क्योंकि किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, O2 गैस के फॉर्म में क्या होता है, जीरो। तो यहां पे आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझसे पूछा है डेल्टा सी कंबशन ऑफ डेल्टा एच सी ऑफ C2H4। एक चीज का बाकायदा ध्यान रखना, वो ध्यान क्या रखना, अगर डाटा मुझे गिवन हो, कंबशंस का, किसका डाटा गिवन हो, कंबशंस का, तो इन केस अगर कंबशन डाटा गिवन होगा तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। वो तब होता है जब कंबशन का मुझे डाटा गिवन हो, लेकिन यहां पे कंबशन का डाटा नहीं गिवन है, डेल्टा एच एफ गिवन है और पूछा है कंबशन, तो सिंपल है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कब करेंगे, जब मुझे कंबशन का डेल्टा एच गिवन हो और पूछा क्या है, डेल्टा एच। लेकिन अगर मुझे डेल्टा एच ही गिवन है तो नॉर्मली कंबशन पूछा तो एक नॉर्मल रिएक्शन है, तो इस केस में सिंपली क्या करेंगे, सिंपली करेंगे
कि हम लोग भाई डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ रिएक्टेंट, लेकिन बिना बैलेंस किए हुए अगर हम करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर हम बैलेंस करें इस रिएक्शन को, कार्बन 2 है तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा अपने को 2, और हाइड्रोजन है यहां पे 4, तो यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा, सोच रहे हाइड्रोजन कितना हो जाए 4। तो कार्बन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 2 6, तो यहां मुझे क्या लगाना पड़ेगा 3, यहां मुझे क्या लगाना पड़ेगा 3। तो ये थोड़ा सा बिना बैलेंस किए हुए आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा थ्राइस ऑफ O2 गैस। अब देखना गौर से, जब अपन इसको सॉल्व करने को जाएंगे तो क्या कहानी होगी, इसकी डेल्टा HC की वैल्यू क्या आएगी। डेल्टा HC की वैल्यू सिंपली है, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में कौन है, प्रोडक्ट में मेरे पास ये है और ये है, और दोनों का वैल्यू गिवन है। CO2 गैस का वैल्यू गिवन है दिस, H2O लिक्विड का वैल्यू गिवन है दिस। तो यहां से ये कितना है 2, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू CO2 का वैल्यू कितना गिवन है -394 प्लस 2 इंटू H2O लिक्विड ट्वाइस है, तो इसलिए हमने क्या लिखा यहां पे 2। H2O लिक्विड कितना है -286 माइनस O2 का तो क्या आएगा 0, O2 का क्या आएगा 0, और C2H4 का गिवन है अपने को 52, तो यहां पे माइनस करेंगे 3 इंटू O2 का आएगा 0 प्लस C2H4 का आएगा 52, और यहां से प्योर अब क्या बच रहा है अपना मैथ्स। तो मैथ्स को हम लोग सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, और ये किस में आएगा माइनस में, और ये भी किस में आएगा माइनस में, विच इज 6 दूनी 12, बचा 1, 8 दूनी 16 1 17, बचा 1 2 दूनी 4 1 5। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आराम से यहां से माइनस, ये 0 हो गया -52, और इसको अपन ऐड कर लेते हैं, सब माइनस में है तो माइनस में सब ऐड कर लेते हैं, सारा माइनस में है। ये 2 2 2 4, 8 4 12, बचा 1, 8 7 15, 15 5 20, 1 21, बचा 2, 7 5 12 2 14, और सब कुछ हम लोग डील कर रहे हैं किलोजूल पर मोल में, तो लास्ट में आंसर भी किसमें आएगा किलोजूल पर मोल में। किसमें आंसर आएगा किलोजूल पर मोल में, क्योंकि यूनिट क्या गिवन है किलोजूल पर मोल। तो चेक करते हैं कौन सा आंसर है, ये अपने को दिख रहा है ऑप्शन सी। कौन सा दिख रहा है अपने को ऑप्शन सी। तो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोकेमिस्ट्री का ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बेसिक से एक बातें बताई है, ध्यान रखना कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। अगर डेल्टा एच एफ गिवन है, डेल्टा सी पूछ रहा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा एच कंबशंस गिवन है और डेल्टा एच पूछ रखा है रिएक्शन का, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच सी कंबशन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, ये चीज का बाकायदा ध्यान रखना। सेम इन द केस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी होता है, अगर बीडीई भी दे रखा है और डेल्टा एच पूछा है तो क्या करेंगे बीडी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बीडी ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। पता नहीं कितनी बार पीओक्यू में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्या पूछा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर मुझसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो एक्चुअली में क्या पूछ रखा है, मुझसे पूछ रखा है टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछ रखा है मुझसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और हम सबको पता है अगर फॉर्मूला लगाएं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, तो अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएं तो डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है I इंटू के बी इंटू मोलालिटी विच इज इक्वल टू टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट में क्या आता है एलिवेशन, तो इसलिए सॉल्यूशन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये वाला चीज होगा, क्योंकि डेल्टा है तो डेल्टा शुड बी पॉजिटिव। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम सिंपली लिखेंगे कि टीबी ऑफ सॉल्यूशन दिस शुड बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी प्लस टीबी नॉट। और अगर हम चेक करें यहां पे, तो यहां पे चेक करने पे केबी क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा कांस्टेंट। तो ये अगर मेरा कांस्टेंट है तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं टीबी नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन कुछ भी नहीं लिखा है तो सॉल्यूशन क्या है मेरा एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट क्या है वाटर, और वाटर का टीबी नॉट हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट विच इज 100 डिग्री सेल्सियस। और आगे अगर हम बात करें यहां पे मोलालिटी,
अगर चेक करोगे 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, और ध्यान रखना डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी क्या होता है, कांस्टेंट, और वो क्या रहता है, सेम। 1 मोलर को हम लोग 1 मोलरिटी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें मोलरिटी और मोलरिटी ऑलमोस्ट क्या आता है, सेम, तो मोलरिटी भी क्या रहेगा, सेम, तो एम भी क्या है मेरा, कांस्टेंट। तो यहां से हम स्ट्रेट अवे क्या बोलेंगे, टीबी ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेट अवे क्या बोलेंगे कि मेरा टीबी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो आई के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक एक करके चेक करते हैं आई की क्या कहानी है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो इसका आई हमेशा क्या रहेगा, 1, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तो ग्लूकोज का आई क्या रहेगा, हमेशा 1। सेम एज यूरिया भी क्या होता है, यूरिया इज आल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तो आई क्या रहेगा, 1, आई क्या रहेगा, 1। दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के लिए आई हमेशा क्या रहने वाला है, 1। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, किसकी बात करें, सोडियम क्लोराइड विच इज NaCl, ये क्या है, डिसोसिएटिंग मॉलिक्यूल है, ये क्या है, डिसोसिएटिंग मॉलिक्यूल है, तो डिसोसिएट करेगा। लेकिन इस केस में अगर हम चेक करें, अल्फा के बारे में कोई चर्चा नहीं है, और डिसोसिएटिंग के केस में फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा, और अल्फा के बारे में अगर कुछ चर्चा नहीं है तो अल्फा क्या है मेरा, 1, क्या है मेरा, 1। और अगर मेरा अल्फा 1 है तो आई किसके बराबर आता है, n के बराबर, और n चेक करेंगे तो यहां पे एक केटायन और एक एनायन, अगर एक केटायन एक एनायन है तो स्ट्रेट अवे आई n के बराबर, तो आई किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर, किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। 1 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्या है यहाँ पे, सल्फेट। अगर हम एल्युमिनियम सल्फेट के बारे में बात करें तो एल्युमिनियम सल्फेट को हम कैसे लिखेंगे, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, और यह है एल्युमिनियम मेरा सल्फेट। और यहां पे अगर मैं आई की बात करूं तो सिंपली आई क्या हो जाएगा मेरा, 2 एल्युमिनियम है और सल्फेट कितना है, 3, तो आई 2 + 3 विच इज 5। तो अगर हम चेक करने को जाएं तो स्ट्रेट अवे हम क्या बोलेंगे कि मेरा जो आई मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट, अगर बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट चाहिए तो आई शुड बी मैक्सिमम, और आई मैक्सिमम अगर मुझे चाहिए तो किस केस में आई मैक्सिमम आ रहा है भाई, एक ही केस में आ रहा है विच इज डी, 5 आ रहा है, इसमें 1 और 1, इसमें 2 और 5, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी एक चीज का और ध्यान रखना जो बहुत पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है मैं सिंपली बता देता हूं, चाहे डेल्टा टीबी पूछे, चाहे टीबी ऑफ सॉल्यूशन पूछे। डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चाहे तुमसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे, चाहे तुमसे डेल्टा टीएफ पूछे, ठीक है, इसके अलावा चाहे तुमसे आरएलवीपी पूछे, ये सारा चीज क्या होता है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दो चीज का ध्यान रखना, एक वेपर प्रेशर और एक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीएफ ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टीएफ ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर ये दोनों में से कोई एक चीज पूछ रहा है तो ये आई का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उस केस में जब मेरा मोलरिटी या फिर मोलरिटी क्या हो, कांस्टेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके रिगार्डिंग और पॉसिबल जो चीजें वो मैंने बता दी है, ध्यान रखना। आरएलवीपी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टीबी भी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टीबी ऑफ सॉल्यूशन पाई भी, पर वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट दो ऐसा चीज है जो आई के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया, जो कि बहुत पूछा जाता है, सॉल्यूशन का मोस्ट फेमस सवाल है। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट ऑफ टाइप AB, ये AB टाइप का है। तो अपने को पता है कि अगर हम AB की बात करें तो इस केस में जो KSP आता है वो KSP क्या आता है मेरा S²। AB का मतलब AgCl टाइप, AgBr टाइप, AB का मतलब AgCl टाइप, AgBr टाइप, और इस केस में जो KSP आता है वो मेरा क्या आता है, S²। तो यहां से KSP का वैल्यू गिवन है विच इज 4 × 10⁻⁸, दिस विल बी इक्वल टू S का स्क्वायर, और यहां से अगर S करेंगे तो दिस विल बी √4 × 10⁻⁸, और यहां आसानी से 4 अगर बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, 10⁻⁸ बाहर आएगा तो क्या होगा 10⁻⁴। और एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कंसंट्रेशन ही होती है, तो ये एक्चुअली क्या है, कंसंट्रेशन ही है, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मोलरिटी विच इज मोल पर लीटर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक एक करके। आई होप जो मुझे ऑप्शन दिख रहा है वो वाला ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी। तो बहुत आसान सवाल है, ध्यान बस ये रखना कि किस टाइप का है, AB है या AB2 है या A2B3 टाइप का है। तो AB बहुत आसान है,
खूब पूछा जाता है, ये भी मोस्ट फेमस सवाल है नीट का, काफी पूछा जाता है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, इलेक्ट्रो में भी ये देखने को मिल जाएगा। क्या पूछा गया है? द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने काफी पढ़ रखा होगा ये चीज, कि किसी भी कंडीशन पे, एट एनी कंडीशन, किसी भी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी होता है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। यहां पे क्यू क्या होता है? रिएक्शन कांस्टेंट। क्यू क्या होता है? रिएक्शन कांस्टेंट। लेकिन यहां पे कहीं क्यू नहीं, ऑप्शन में क्या है? के मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब वो किस टाइम की बात कर रहा है? इक्विलिब्रियम की टाइम की बात कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम। जैसे ही हम इक्विलिब्रियम पे गए, तो इक्विलिब्रियम पे जाते ही मेरा डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कोई भी चेंज इन फ्री एनर्जी नहीं होगा, पर डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होगा, प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। इक्विलिब्रियम पे जैसे हम गए तो मेरा डेल्टा जी क्या आ जाएगा? मेरा जीरो। क्या आ जाएगा? मेरा जीरो। और क्यू मेरा क्या हो जाएगा? के। क्या हो जाएगा? के। अगर हम ऑप्शन चेक करें, केपी 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 केपी, हर जगह केपी है तो केपी ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? केपी। वैसे केसी केपी कुछ भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पे होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सो यहां से हम स्ट्रेट अवे डायरेक्टली क्या लिखेंगे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के पी। कौन सा ऑप्शन है एक बार चेक कर लें। क्या मैच कर रहा है कोई? क्या पहला ही मैच कर रहा है? बहुत आसान सवाल है, पहला ही मैच कर रहा है। अच्छा, एल से अगर हम लॉग में जाएंगे तो बाहर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर एल से हम लॉग में जाएंगे तो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या पूछा है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपोजिट करना है मुझे 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर 2। बहुत सिंपल है, कॉपर 2 प्लस एक्वस को कितना इलेक्ट्रॉन दें सो दैट ये 1 मोल कॉपर सॉलिड बना दे, डिपोजिशन कर दे। तो इस कॉपर 2 प्लस को हम कितना इलेक्ट्रॉन दें? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कमी कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर सॉलिड में। और ये बनाना भी कितना है? 1 ही मोल। अगर ये 1 मोल ही बनाना है तो उसके लिए मुझे कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा? 2, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 से 1 रिक्वायर्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 मतलब क्या है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट, the want of factor I for a dilute aqueous solution of a strong electrolyte BaNO3। देखो, जब भी I मुझे निकालना है, I निकालने का 2 केस होता है, एक तो डिसोसिएटिंग या फिर एसोसिएटिंग। अगर हम इसकी बात कर लें तो यहां पे ऑलरेडी BaNO3 ट्वाइस की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में है क्या? ये है डिसोसिएटिंग मॉलिक्यूल। क्या है ये? डिसोसिएटिंग मॉलिक्यूल। अगर ये डिसोसिएटिंग मॉलिक्यूल है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा? अगर हम I की चर्चा करें तो इस केस में जो मेरा I निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? I हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। अब यहां पे अल्फा के बारे में कोई चर्चा नहीं है, यहां पे अल्फा के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अगर अल्फा के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है अल्फा हम कितना लेंगे? 1। ये ध्यान रखना, अल्फा 1 कब लेते हैं? जब सवाल के अंदर में कुछ भी मेंशन नहीं हो। सिंपल सा मतलब है इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट अल्फा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट अल्फा इन क्वेश्चन, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट अल्फा इन क्वेश्चन, अबाउट अल्फा इन क्वेश्चन। अगर अल्फा के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो अल्फा क्या लेंगे? 1। और यहां से अगर अल्फा 1 लेते हैं तो ये +1 और ये क्या आ गया? -1। ये दोनों कैंसिल आउट होके I किसके बराबर आ जाएगा? n के बराबर। और n क्या होता है? n इज टोटल नंबर ऑफ आयंस। किसका? ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है मेरा? BaNO3 ट्वाइस। यहां पे बेरियम कितना है? 1 और NO3 कितना है? 2। मतलब कैटायन कितना है? 1, एनायन कितना है? 2। तो n क्या हो जाएगा? n इज टोटल नंबर ऑफ आयंस, 1 कैटायन और 2 एनायन विच इज 3। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरी? 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो यहां पे और कुछ सवाल करते हैं? नहीं, सवाल खत्म हो गया है। बाय द वे, आई होप आज के सेशन से आप लोग को बहुत फायदा मिला होगा। ये वो सवाल है जो काफी पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। तो आप लोग अभी तक जितना भी पढ़े हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे आई होप।
अभी कुछ भी नया ना करें, यही सारे सवाल को अच्छे से ट्राई करें, इसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स है इसको करें, क्योंकि नीट में मोस्ट ऑफ द सवाल रिपीटेड आते हैं, तो आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दें, इस टाइप्स के सवाल पे और थोड़ा ध्यान दें। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।